अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। हमने माजी में लंदन प्लान का जिक्र बड़े तवातर के साथ सुना है और अब गुज़िश्ता हफ्ते से हम एक और प्लान की बाज़गश्त सुन रहे हैं और वो है दुबई प्लान। अब ये वाकई कोई प्लान है या स्मोक स्क्रीन, इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ पिछले 1.5 हफ्ते से दुबई में मौजूद हैं, जहां वो पाकिस्तान में आइंदा इलेक्शन और मईशत के हवाले से अहम फैसलों के लिए सियासी व गैर सियासी शख्सियात से मुलाकातें और मशावरत जारी रखे हुए हैं। नून लीगी जराए का दावा है कि इलेक्शन की तारीख का हतमी ऐलान होते ही नवाज शरीफ वतन वापस लौट जाएंगे। यह भी कहा जा रहा है कि मुल्क की मईशत को भंवर से निकालने के लिए मुकम्मल प्लान भी तरतीब दे दिया गया है। IMF से मुसलसल एड़ियां, नाक और माथा रगड़ने के बाद $3 अरब का एक स्टैंड बाय मुआहिदा हो गया है, जिसकी मुद्दत 9 माह है। इस मुआहिदे के लिए टैक्सों में इजाफे और अवाम पर पेट्रोल, बिजली और गैस बम गिराने समेत मौजूदा हुकूमत ने क्या कुछ किया, उसका जिक्र वजीर आजम शहबाज शरीफ बारहा कर चुके हैं। और अब यह आलम है कि IMF स्टैंड बाय डील को नवाज लीग अपनी ही कामयाबी के तौर पर गिनवा रही है। आलमी मालियाती इदारे से कर्ज मुआहिदे के बाद आज स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी देखने में आई। स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में तकरीबन 2400 पॉइंट से जायद का इजाफा देखने में आया, मगर बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसीज मूडीज और फिंच का कहना है कि IMF मुआहिदे के बावजूद पाकिस्तान को संगीन माशी खतरात का सामना है। मूडीज का कहना है कि पाकिस्तान अगर तवील मुद्दती इस्तेहकाम चाहता है तो इस्लाहात करना होगी और अपनी आमदनी बढ़ाना होगी। आज दोस्त ममालिक की जानिब से ताउन का जिक्र करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि अच्छे वक्त में तो सब साथ देते हैं, बुरे वक्त का जो साथी है वो असल साथी होता है। IMF के साथ पाकिस्तान की डील मंतकी इंजाम पर पहुंची। चीन ने जो हमारी मदद की है, सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी अरब से $2 बिलियन को लाने में हमारे सिपहसालार कलीदी रोल है। UAE से जो हमारी कमिटमेंट उन्होंने की थी $1 बिलियन, उनका कलीदी रोल है। वक्त की हुकूमत, सियासतदान और इन इदारों को मिलकर काम करेंगे, तरक्की हमारे कदम चूमेगी। और नाज़रीन, इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं बिलाल अजहर कियानी साहब। आप कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के ऑन एनर्जी एंड इकोनॉमी। बिलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बिलाल साहब, सवाल तो, और चूंकि आज कारोबारी हफ्ते के आगाज में ही बड़ी एक तेजी देखने में आ रही है, स्टॉक मार्केट हो 2400 पॉइंट से जायद का इजाफा उसमें देखा गया है। इन्फ्लेशन के नंबर्स भी बड़ा खुशाइन नजर आ रहा है कि कम नजर आ रहे हैं, कमी आई है उसमें, और ये सब कुछ मुमकिन हो सका है वो जो IMF के साथ IMF के एग्रीमेंट जो है वो हमने सिक्योर जो किया है $3 बिलियन के लोन का। एंड परहैप्स इस पे क्रिटिसिज्म भी बड़ा है बिलाल साहब कि हम वो वाहिद नेशन है जो कि लोन्स और एड को बड़ा सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन पहला सवाल तो मेरा इसी हवाले से आपसे कि IMF के इस 9 माह के स्टैंड बाय मुआहिदे को हुकूमत अपनी कामयाबी के तौर पे कैसे गिनवा रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रीना साहिबा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो वंस अगेन। जी देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि आपने कहा कि जो लास्ट फ्राइडे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस की है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट $3 बिलियन के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के लिए IMF के साथ, उसके नतीजे में हमने देखा कि आज पहला वर्किंग डे था और उसमें आपने KSE 100 इंडेक्स के अंदर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सिंगल डे इंक्रीज़ आपने देखा। मतलब कि एक दिन में पाकिस्तान की तारीख में KSE 100 इंडेक्स में इतना इजाफा नहीं हुआ, जैसे कि आपने कहा 2400 पॉइंट से ज़ायद का इजाफा हुआ। और ये वो सेंटिमेंट, पॉजिटिव इन्वेस्टर सेंटिमेंट रिफ्लेक्ट करता है जो IMF की एग्रीमेंट के नतीजे में हुआ है। और देखिए, जहाँ तक बात है IMF के एग्रीमेंट को सेलिब्रेट करने की, जो आपने कहा, देखिए इस हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने जब लास्ट फ्राइडे प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक तो उन्होंने बहुत तफसीली और बहुत ही कैंडिड प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आई एम श्योर आपने भी देखी होगी, और उसमें उन्होंने ये चीज़ बड़ी वाज़ेह की थी कि ये हमारी ज़रूरत थी इस टाइम पे और हमने इसलिए ये मुआहदा किया, ये हमारी मईशत की ज़रूरत थी। मगर हरगिज़ भी हम ये नहीं समझते कि ये इन इटसेल्फ एक एंड है। इसकी स्पेस को हमने इस्तेमाल करके अपने आप को उस स्टेज पे पहुंचाना है बतौर कौम और बतौर एक इकॉनमी, कि हमें बार बार IMF की तरफ ना जाना पड़े। प्राइम मिनिस्टर ने ये बात बड़ी कैटेगोरिकली की और आज भी उन्होंने कहा कि लम्हे फख्र नहीं है, ये हमारे लिए फख्रिया नहीं है, लेकिन लम्हे फिक्रिया जरूर है। जी, मगर देखिए, बदकिस्मती से पिछले साल जहाँ पे इमरान खान साहब की हुकूमत हालात छोड़ के गई थी, IMF के साथ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्रिटिकल हो गए थे, IMF को में से वो धक्का दे के निकाल गए थे, मतलब कि डिफॉल्ट की तरफ धकेल के इस तरह ही गए थे कि अपने वादे किए हुए तोड़ गए थे। एक ऐसी स्टेज पे जब हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि IMF टेबल से चला जाए, तो हमें उसी IMF को वापस लाना पड़ा। फिर अब फाइनली हमारी एक स्टैंड बाय ये अरेंजमेंट हुई है $3 बिलियन की।
तो इससे हमें, और ये 9 मंथ की अरेंजमेंट है, इससे यकीनन हमें एक ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी। और इसके अंदर जो अहम बात है वो ये है कि IMF की एक तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 12 जुलाई को IMF की बोर्ड मीटिंग होगी जिसमें इसका फाइनल अप्रूवल होगा और पहला ट्रांच रिलीज होगा। और इसके नतीजे में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो बाकी भी हमारे फ्रेंडली कंट्रीज की कुछ कमिटमेंट्स हैं, कुछ मल्टीलैटरल और पार्टनर्स हैं, वर्ल्ड बैंक है, एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, उनकी तरफ से भी दीगर जो रकूम हैं वो इनफ्लोज हमारे पास आएंगी। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में एक आसानी आएगी। अभी ऑलरेडी आप देख सकते हैं, ठीक है, बट बिलाल जो साहब, एक कंसर्न था जी, लेकिन कथा कलामी की माफी, लेकिन अभी भी रिस्क चूंकि मौजूद हैं। आइंदा माली साल में फिस्कल ईयर 24 में हमें कोई $25 बिलियन तक की रीपेमेंट्स करनी है। उसकी अरेंजमेंट कहां से होगी, जिस हवाले से मूडीज भी और फिच भी ये रिस्क जो है उसका मेंशन कर रहे हैं कि अगरचे आपने IMF के साथ आपका मुआहिदा ये तय पा गया है $3 बिलियन का, लेकिन $25 बिलियन विल गो इनटू रीपेमेंट्स, और वो आएंगे कहां से? जो ब्रिज फाइनेंसिंग होगी वो किस तरह से उसकी अरेंजमेंट्स होंगी? जी देखिए, आपको याद होगा कि ये जब हमारे 9th रिव्यू की डिस्कशंस भी चल रही थी तो ये पॉइंट अक्सर उठता था और बात होती थी $6 बिलियन के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप की। और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप को हम समझते थे कि हमने सारी शराइत पूरी करके वो गैप पूरा कर दिया था। और उसके अंदर आपको याद होगा कि $3 बिलियन की कमिटमेंट दोस्त ममालिक से हैं, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से, और इसके अलावा हमारे जेनीवा प्लेजेस हैं, फिर हमारी वर्ल्ड बैंक और AIIB से, जैसे कि मैंने आपसे कहा, उनकी कमिटमेंट्स थी। ये कुल मिला के $4 बिलियन की थी, और $4 बिलियन की थी, सॉरी। और साथ ही हम ये भी समझते थे कि हमने जो पिछला माली साल था, क्योंकि अब ये वी जस्ट एंटर्ड द न्यू फिस्कल ईयर, जो पिछला माली साल था उसके अंदर हमने करंट अकाउंट डेफिसिट भी जो हमारा था वो $3 अरब से भी नीचे रहा था, जो कि इनिशियली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, प्रोजेक्ट कर रहे थे कि इंपोर्ट करटेलमेंट के बाद भी हम $6 अरब तक रखेंगे, मगर हम उससे बेहतर इंप्रूवमेंट, उससे बेहतर परफॉर्मेंस रही करंट अकाउंट डेफिसिट की। तो हम ये समझते हैं, और यकीनन ये हमारी IMF के साथ डिस्कशंस का भी हिस्सा था कि वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप हमने पूरा करना है। तो वो इशू एड्रेस हो चुका था 9th रिव्यू की डिस्कशंस में भी, हम समझते थे कि वो हमने इशू एड्रेस कर लिया था, और अब भी हम समझते हैं कि वी आर completely capable of fulfilling our external financing requirements। वो सारी कमिटमेंट्स और जो उसके लिए रकूम रिक्वायर्ड हैं वो दैट इज अकाउंटेड फॉर हमारी IMF के साथ डिस्कशंस में भी। और अब आप देखेंगी कि IMF के प्रोग्राम के होने के नतीजे में इट विल बिकम इवन ईजियर फॉर अस टू गेट मोर इनफ्लोस। मगर साथ ही साथ देखिए, बुनियादी तौर पे आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल एक रिसेंटली अनाउंस हुआ है। साथ ही साथ बजट के अंदर खास तौर पे अपनी एक्सपोर्ट बेस को वाइडन करने के लिए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए स्पेशल मेजर्स लिए गए, खास तौर पे IT सेक्टर के लिए लिए गए। फिर 5 सेक्टर स्पेशली प्राइम मिनिस्टर ने आइडेंटिफाई किए हैं फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉर एक्सपोर्ट ग्रोथ। IT है, माइंस एंड मिनरल्स है, एग्रीकल्चर है। तो देखिए देयर इज अ पुश कि हम ऑन टॉप ऑफ दीज इनफ्लोज, ये तो हमें एक ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी जिसके नतीजे में इनफ्लोज आएंगी, बट हम आइंदा अपनी सस्टेनेबल फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे भी। जी बिल्कुल ठीक है, बट बिलाल साहब, अगरचे कि ये $3 बिलियन से और IMF से आपने कहा कि जी आगे भी हमारे लिए कंफर्टेबल, हमारे लिए पोजीशन क्रिएट कर सकेगा IMF की ये मुआहिदा होना, लेकिन आप क्या समझते हैं किस हद तक खदशात मौजूद हैं? और ये चूंकि अगर डिफॉल्ट का खतरा जो है वो टल चुका है इस डेवलपमेंट से, लेकिन ऑलरेडी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बिलखुसूस काफी अपना पॉलिटिकल कैपिटल लगा चुकी है, और जो इसके नतीजे में चूंकि हमने शराइत भी IMF की तस्लीम की और उन्हीं की टाइमिंग पर हम ये अग्रीमेंट होते हुए देख भी रहे हैं, सो इसके नतीजे में जो बिजली और गैस की कीमतें बढ़ने जा रही हैं, बिकॉज वीव रेज टैक्सेस, वीव रेज इंटरेस्ट रेट्स, जो हमने हमारी इकोनॉमी ने जो प्रेशर्स लेने थे वो लिए हैं इनकी कंडीशंस को मानने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि कितना पॉलिटिकल कैपिटल आप मजीद खोने जा रहे हैं, खर्च होगा इसके नतीजे में? ये देखिए, माजी के बारे में तो मैं आपसे ये कहूँगा कि यकीनन हमने हुकूमत लेते ही, और हुकूमत लेते हुए भी हमें पता था कि हमें मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे, मगर अभी भी आप इंतखाबात की तरफ तो जा रहे हैं ना, तो इंतखाबात में आप क्या लेके जी नहीं, अवाम के पास हम ये लेके, अवाम ये बात समझती है कि कौन वो शख्स था जिसने 4 साल इस मीशत को तबाह किया और जाते जाते आग लगाई, और कौन वो हुकूमत थी जिसने पिछले 1.25 साल के अंदर आके वो आग बुझाई और मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाने की कोशिश भी की और कामयाब कोशिश की। लेकिन सर, कोशिशों के बावजूद महंगाई से, जो महंगाई की शरह 13% से लेकर, आपको पता है जो नंबर्स इस वक्त भी आ रहे हैं 29%, 30%, SPI के जो अलार्मिंग फिगर्स हैं, आवाम वो महंगाई से भी तो उससे बराह रास्त आवाम का ताल्लुक है, उसका खमियाजा उठा रही है। जी, तो इसके ऊपर इफ यू अलाउ, आई अंडरस्टैंड, आप भी, यू आर आल्सो शॉर्ट ऑफ टाइम। देखिए,
एक तो इसको इस तरीके से आप देखें कि अगर हमारी हुकूमत ने आके इंटरवेंशन ना की होती तो उसमें पिछले साल 1 साल पहले पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका होता। ये इन हालात में इमरान खान साहब जानबूझ के हुकूमत छोड़ के गए थे, मईशत छोड़ के गए थे, और जब वापस हमने पिछली गर्मियों के अंदर IMF को मेज़ पे ले आए तो तैमूर झगड़ा साहब और शौकत तरीन साहब ने बाकायदा पूरी कोशिश की कि वो मुआहदा किसी तरह ना हो। तो देखिए उस हालात में अगर डिफॉल्ट होता तो उसकी रीसेंट मिसाल हमारे पास श्रीलंका की है, जहां पे जो कीमतें जिनकी आप बात कर रहे हैं इससे भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती। यहाँ पे कीमतों से ज़्यादा आपकी एसेंशियल अशिया की, फ्यूल की, दवाइयों की किल्लत होती। 14-14, 16-16, 18-18 घंटे लोड शेडिंग होती। ये वो हालात है जो हमने अवॉइड करवाई। अभी भी हम समझते हैं, यस हम समझते हैं कि महंगाई की शरह ऊंची है, मगर आपने देखा है इस माह कि अभी जून के नंबर्स अभी आए हैं तो 38% से कम होकर 29% पे इन्फ्लेशन आई है। मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन एक्चुअली कम हुई है, मतलब कि जून की जो कीमतें थी वो मई के मुकाबले में कम हुई हैं। तो हम आगे भी इंशाल्लाह देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये इन्फ्लेशन का ट्रेंड कम होगा, महंगाई पे भी काबू पाएंगे। हुकूमती इत्तेहाद ये क्लेम करता है कि अगले इलेक्शन के नतीजे में सेटअप जो है वो कुछ इसी तरह का एक कोलिशन हुकूमत बनेगी, और आप लोग ऐसा नहीं होगा कि बारूदी सुरंगे जो कहा जाता था दूसरे के लिए लगा के जा रहे, वो आप लोग नहीं फेस करना होगा। जो इस वक्त जो पॉलिसीज तश्कील दी जा रही है, जो ली जा रहे हैं डिसीजंस, उसका फॉल आउट जो है वो देखने के लिए आप लोग ही नजर आएंगे इलेक्शंस के जरिए में, जो आप लोग क्लेम करते हैं। पर लास्ट में ब्रीफली मुझे बता दीजिएगा, दुबई मीटिंग्स के बड़े चर्चे हो रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब की जरदारी साहब से मुलाकात, मीटिंग्स हुई हैं, माशी रोड मैप कहा जा रहा है दुबई में नून लीग और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पे तय कर रहे हैं। तो ये बात सही है? जी देखिए, नवाज शरीफ साहब भी और मरीम नवाज साहिबा भी और उनकी दीगर फैमिली के मेम्बरान दुबई में एक निजी दौरे पे गए हुए हैं जी। आपने देखा कि उस दौरे के दरमियान उन्होंने हमारी जो UAE की हमारी जमात की तंजीम है उससे भी वहाँ पे मुलाकात की है। हाँ। मुझे कुछ इल्म नहीं है उस मुलाकात का जिसका आपने जिक्र किया। और देखिए जहाँ तक बात है ये सुरंगों की, तो देखिए बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब ने आपने देखा और हमारी हुकूमत ने एक ऐसा बजट पेश किया जो हम समझते हैं इस वक्त कौम की ज़रूरत है। हमने इलेक्शन साइकिल को देख के नहीं किया, हम समझते हैं हमारी मौजूदा चादर को देख के और मुल्क की मुआशी हालात देख के, ज़रूरियात को देख के यही बेहतर बजट था। और अभी भी वज़ीर आज़म साहब की, हमारी हुकूमत की, हमारी जमात का सारा फोकस यही है कि जो इस गवर्नमेंट की रिमेनिंग टर्म है इसके अंदर हम यही मोमेंटम इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट का जारी रखें और मुल्क में जो ग्रोथ लाने के जो मेजर्स हैं सस्टेनेबल ग्रोथ के, उसके ऊपर फोकस करें। और हम समझते हैं कि आवाम ये बात समझती है और यही चीज़ इलेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह दिखाई देगी। थैंक यू सो मच बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अजहर कियानी साहब, कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर ऑन इकोनॉमी एंड एनर्जी, इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। और जो अवाम रिलीफ के मुंतजिर हैं, जिस हवाले से डिसीजंस लिए जा रहे हैं, वो कहते हैं कि जी ये इलेक्शंस में के रिजल्ट्स में ये चीज़ रिफ्लेक्ट भी करेगी, क्योंकि अवाम बहुत बखूबी उनको अंदाजा है कि कौन मईशत की बिगाड़ का रिस्पॉन्सिबल है और कौन मईशत को इस्तेहकाम की तरफ लेके जा रहा है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। ईद की छुट्टियां खत्म होने के साथ ही सियासी मंजरनामा एक बार फिर गर्म होने को है और दुबई मीटिंग्स के हवाले से बड़ी चेमगोइयां हो रही हैं। कहा जा रहा है कि केयर टेकर वजीर आजम के जो मुमकिना कैंडिडेट्स हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी उनकी मौजूदगी भी बताई जा रही है दुबई में और इन मीटिंग्स के दौरान। साथ साथ आगे आने वाले इलेक्शंस जो है वो अपने वक्त पे होंगे। क्या इसमें सिनारियो नजर आ रहा है इस वक्त, हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सियासतदान है, सीजन सियासतदान है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, साबिक चेयरमैन सेनेट जनाब सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नैयर साहब, सबसे पहला सवाल तो इन्हीं दुबई मीटिंग्स के हवाले से बड़ी चेमगोइयां हो रही हैं नैयर साहब, और कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की मुलाकातें हुई हैं और कुछ सर्टेन अरेंजमेंट्स में कंसेंसस नहीं डेवलप हो पा रहा, बिल्ड नहीं हो पा रहा। क्या डिसाइड हुआ है, आपसे जरूर जानना चाहेंगे इस हवाले से। थैंक यू वेरी मच। किसी की स्पेकुलेट करने पे पाबंदी तो नहीं लगाई जा सकती और सो फार मेरा ख्याल है कोई PMLN ने या पीपल्स पार्टी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट तो जारी नहीं की, लेकिन लीडरशिप की मुलाकात होना कोई गैर मामूली बात नहीं, इसलिए कि PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलायंस में है। गवर्नमेंट जो अभी मौजूदा है उसमें दीगर सियासी जमातें भी हैं और ऑब्वियसली इलेक्शंस भी करीब हैं, तो
पॉलिटिकल लीडरशिप मिलेगी तो पॉलिटिक्स ही डिस्कस करेगी, पॉलिटिकल सिचुएशंस को डिस्कस करेगी, पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज पे बात हो सकती है। और जैसा कि आपने कहा केयर टेकर के लिए, ऑब्वियसली केयर टेकर लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन ने करना है, लेकिन उसमें इनपुट तो जो अलायंस में पार्टीज बैठी हैं उनका इनपुट भी तो होगा। तो मैं समझता हूँ कि इट्स अ रूटीन थिंग, यू नो। ऑब्वियसली जब लीडरशिप मुलाकात करती है तो दे डिस्कस पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज, और पर्टिकुलरली जिन हालात में मुल्क आज इकोनॉमिक सिचुएशन है, और फिर उसके बाद पोस्ट इलेक्शन क्या सूरत हाल होगी, कैसे गवर्नमेंट रन की जाएगी, कौन कौन सी जमातें होंगी, लेकिन सारा डिपेंड करता है इलेक्शन रिजल्ट्स पे। लेकिन मैं इसको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं समझता मीटिंग्स को। इट्स अ रूटीन थिंग कंसल्टेशन, और इट शुड बी, और होनी भी चाहिए कंसल्टेशंस। नहीं साहब, आप कह रहे हैं पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज डिस्कस होती हैं जब लीडरशिप मिलती है, इट्स अ रूटीन मैटर, रूटीन थिंग आप इसको करार दे रहे हैं। कुछ इतलात ये है कि मोहसिन बेग साहब भी इन दुबई मीटिंग्स में शामिल थे, शरीक थे। वो क्या कर रहे थे वहां पर सर? दिस इज नॉट इन माई नॉलेज। अच्छा, आपको इस हवाले से कोई इतलात नहीं है? मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि मैं खुद दुबई में नहीं था या उन मीटिंग में मैं खुद शरीक नहीं था, तो मैं उनकी प्रेजेंस के बारे में कुछ कह नहीं सकता कि वो मीटिंग में शरीक थे नहीं थे, क्योंकि मेरे नॉलेज में नहीं है। पर नैयर साहब, किसी भी सतह पे पार्टी मीटिंग्स में मोहसिन बेग साहब का नाम कहीं फ्लोट हुआ है, आपके बिल में है? सो फार अभी तक तो कोई सीईसी की मीटिंग नहीं हुई है जिसमें केयर टेकर्स के हवाले से नाम हो, और स्टिल ये नॉर्मली टेन्योर से कोई एक आध हफ्ता पहले ये प्रोसेस शुरू होता है, और उस पर प्राइमरीली जिम्मेदारी तो लीडर ऑफ हाउस की है। उसने कोऑर्डिनेट करना है लीडर ऑफ अपोजिशन से, लेकिन लीडर ऑफ हाउस जो प्राइम मिनिस्टर है, ऑब्वियसली वो अपने अलायंस पार्टनर से ज़रूर बात करेंगे। अगर बात की हो तो फिर शहबाज शरीफ साहब के नॉलेज में होगी, एटलीस्ट मेरे नॉलेज में नहीं है। और ये ईद की छुट्टियां भी थी, तो लीडरशिप तो मेरी चेयरमैन बिलावल तो मुल्क में ही नहीं है, और आसिफ अली जरदारी साहब दुबई से वापस आए, नवाब शाह आए, तो इस इशू पे कोई पार्टी की मीटिंग अभी तक नहीं हुई है। इस इशू में पार्टी की मीटिंग अभी तक आप कह रहे हैं नहीं हुई है, बट नैयर साहब, आपने हमारे ही प्रोग्राम में कहा था कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन अपने मंशूर पर लड़ेगी, अपने प्रोग्राम के तहत लड़ेगी। गुज़िश्ता हफ्ते शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि जी इलेक्शंस जब भी हो लेकिन एक कोलिशन सेटअप बनेगा। सर, किसको क्या मिलता हुआ दिखाई दे रहा आगे आने वाले इलेक्शंस में? और आप लोग एक साथ लड़ेंगे या अभी भी आप अपनी बात पे कायम है कि जी अलग लड़ा जाएगा, अपने मंशूर पे लड़ेंगी पीपल्स पार्टी? देखिए, शाहिद खाकान साहब का एक सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट भी मैंने नज़र से गुजरा जो 24 पे था कि जी सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी, इस किस्म के बयान थे। अब ये पॉलिटिक्स इज डे टू डे अफेयर, और जिस तरह सिचुएशन अराइज करती है उस तरह पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडरशिप आगे मूव करती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जो रिजल्ट्स आएंगे, पोस्ट इलेक्शन स्ट्रेटजी उस वक्त डिसाइड होगी जब पोजीशन सामने आ जाएगी कि हु इज़ हु एंड कौन सी जमात कहाँ खड़ी है, उसकी पार्लियामेंट में स्ट्रेंथ क्या है, तो उसकी बुनियाद पर फैसला होगी। और ये फैसला तो आवाम कर पाएंगे कि किस जमात को वो कितना इख्तियार देती है। राइट, बट नैयर साहब, इसके लिए पंजाब प्लेज अ वेरी इंटेग्रल रोल। आपको पता है, नोबडी मेक्स इट टू इस्लामाबाद विदाउट विनिंग पंजाब, और इसमें साउथ पंजाब का भी, जहां पे वो 44 सीट्स हैं, उसका भी एक बड़ा एक शेयर है। क्या स्ट्रैटेजी होगी पंजाब को विन करने के हवाले से? देखें जी, बात बुनियादी ये है कि पीपल्स पार्टी समझती है कि पीपल्स पार्टी का एग्जिस्टेंस पंजाब में 88 में भी था, 90 में भी था, आज भी है। लेकिन जब इंजीनियर रिजल्ट्स होते थे तो पीपल्स पार्टी को सेटबैक होता रहा। आज हम समझते हैं कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होंगे तो पीपल्स पार्टी अपना शेयर पंजाब असेंबली में भी लेगी और नेशनल असेंबली की सीट्स उसमें भी लेगी। इसमें कोई शक नहीं कि जब तक आप अच्छी सीट्स
नंबर ऑफ सीट्स अगर पंजाब से नहीं लेते तो आप फेडरल गवर्नमेंट नहीं बना सकते। बिल्कुल। तो हम समझते हैं ना सिर्फ पंजाब बल्कि इस दफ़ा बलूचिस्तान से और KPK से भी नेशनल असेंबली में हमें ज़्यादा सीटों की उम्मीद है, और पंजाब में भी हम अपना शेयर ज़रूर लेंगे। लेट्स सी, बंदा एस्पायर तो करता है और वो समझता हूँ उसकी बिल्कुल हर जमात का ये हक बनता है और उसकी लीडरशिप का हक बनता है, लेकिन अल्टीमेटली डिसाइड तो पब्लिक एट लार्ज करती है, वोटर करता है। तो जब वो रिज़ल्ट आएगा उसके मुताबिक, लेकिन हम समझते हैं कि हम इस पोजीशन में होंगे कि हम अच्छे रिजल्ट्स लेके आएंगे आने वाले इलेक्शन में। राइट, बट अल्टीमेटली नैयर साहब, आपको लगता है हमारे मुल्क में अवाम ही फैसला कर रही होती है और उसी के फैसले के नतीजे में रिजल्ट्स भी नजर आ रहे होते हैं? क्योंकि 2018 था जिसमें नून लीग की एक सर्टेन पोजीशन थी, उनका एक नारा था और वो कहते थे कि जी RTS बिठा दिया गया। आप लोग की भी रिजर्वेशंस थी 2018 के इलेक्शंस के हवाले से, और बावजूद उसके आज हमें सिनेरियो जिस तरह का नजर आ रहा है, जिसमें हमारे प्रोग्राम में अगेन आई वुड लाइक टू कोट शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जिन्होंने कहा हर इलेक्शन तकरीबन इस मुल्क में चोरी हुआ है। आपकी इस हवाले से क्या राय है? आपको लगता है कि हर इलेक्शंस जो है वो मैनिपुलेट किया जाता है मुल्क में? देखिए जी, बड़ी बदकिस्मती से है कि ये जो इलेक्शन चोरी की बात करें, हम तो एडवर्सली अफेक्ट होते रहे। पीपल्स पार्टी बड़ा एडवर्सली इफेक्ट होती रही। बेशक गवर्नमेंट भी हमने बनाई, लेकिन जो हमारा असल स्ट्रेंथ थी वो असल स्ट्रेंथ नहीं दिखाई गई पार्लियामान में और सूबाई असम्बलियों में। इसीलिए मैं कहता हूँ कभी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जब होंगे तो पीपल्स पार्टी अपना हिस्सा ज़रूर पंजाब में लेगी, और हम इस पोजीशन में होंगे कि आने वाले इंतखाबात के बाद जो ऐवान है हुकूमती ऐवानों में, बिल्कुल उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करेगी। राइट, बट नैयर साहब, आपको इलेक्शंस अक्टूबर नवंबर में ही होते दिखाई दे रहे हैं या आप समझते हैं कि आगे जा सकते हैं? क्योंकि लगभग कोई 50 दिन के करीब अब रहते हैं असेंबली मुद्दत उसकी मुकम्मल होने में। हमारी ख्वाहिश है, मेरी जमात की ख्वाहिश है, मेरी लीडरशिप की ख्वाहिश है कि जो प्रेस्क्राइब्ड टाइम है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर डिसोल्यूशन जुलाई में नहीं होती तो टर्नियर पूरा होता है तो विद इन नेक्स्ट 60 डेज इलेक्शन हो जाने चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, और अगर वो डिसोल्यूशन पहले कर दी तो इट माइट कैन गो बियॉन्ड अक्टूबर ऑल्सो। लेकिन हम समझते हैं कि जो प्रेस्क्राइब लिमिट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें रहते हुए इंतखाबात हो जाने चाहिए। राइट, बट जरदारी साहब की स्टेटमेंट भी थी गुज़िश्ता माह की कि वो कहते हैं कि इलेक्शन तब होंगे जब वो चाहेंगे। अब ये पैगाम किसके लिए था नैयर साहब? उनका कहने का मकसद ये था कि हम डिसाइड करेंगे, हमने अर्लियर सजेस्ट कर रहे हैं डिसोल्यूशन का या टर्न्योर पूरा करना है। तो इसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन करवाना इस गवर्नमेंट का काम नहीं है। मैंने पहले भी गालिबन आपके टॉक शो में कहा था कि इस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी 13 अगस्त तक है, उसके बाद केयर टेकर आ जाएगी। केयर टेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इलेक्शन करवाएं। मौजूदा गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा, मौजूदा हुकूमत का कोई रोल नहीं होगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि आइडियली अपने वक्त पर हो, लेकिन आगे जा सकते हैं इलेक्शंस। देखिए, उसके लिए सर्टन प्रोविजंस जो हैं और सर्टन कंडीशंस चाहिए अगर आप आगे लेके जाना चाहते हैं। एक आध वो प्रोविजन आर्टिकल 254 है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो जो देखा जा सकता है। लेकिन हम समझते हैं कि जब टर्न्योर पूरा हो जाए असेंबली का तो विद इन नेक्स्ट 60 डेज इलेक्शन होना चाहिए। राइट सर, कॉन्स्टिट्यूशन तो वैसे आपको पता है 2 सूबों के इंतखाबात के भी हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर, लेकिन बावजूद उसके 90 दिन के अंदर इलेक्शंस वहां पर भी नहीं हुए और अब जो अदालती अहकामात थे वो भी फॉलो नहीं हो सके बदकिस्मती से। लेकिन आगे आने वाले टाइम्स में सर इलेक्शंस के लिए आपको लगता है कि 1 साल जो ये अरसा मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत है उसने एक अपना पॉलिटिकल कैपिटल भी लगा दिया और एक बैगेज बहुत ज्यादा है, आपको लगता है अवाम वो भूल चुकी होगी?
देखिए जी, बात यह है कि ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल पार्टीज पोल्स में जाती हैं उनको ये इल्म होता है कि उनकी परफॉर्मेंस को ज़रूर पब्लिक एट लार्ज एग्जामिन करती है, लेकिन पब्लिक एट लार्ज एग्जामिन करती है विज़ा विज़ टू दी अदर पार्टी जो गवर्नमेंट में रही हो, कि उसकी परफॉर्मेंस क्या थी, उसने पब्लिक को क्या रिलीफ दिया, उसने अपनी कमिटमेंट्स को कितना ऑनर किया, और मौजूदा जो पॉलिटिकल पार्टीज फील्ड में हैं जो गवर्नमेंट में थी उन्होंने अपनी कमिटमेंट्स को कितना ऑनर किया। तो बेस्ट जज आर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, लेट देम डिसाइड इट। आप कह रहे हैं कि लेट पीपल डिसाइड एंड बेस्ट जज आर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, बट नैयर साहब कुछ चेमोगोइयां इस हवाले से भी हो रही हैं कि सियासी जमातें जो इस इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा हैं उनमें ऑलरेडी एक फ्रिक्शन तो नजर आती है। आपको पता है फंड्स के भी हवाले से पीपल्स पार्टी की एक सर्टेन पोजीशन, हम डिस्कस उस चीज को कर चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब बतौर वजीर आजम उन्होंने बड़े चैलेंजेस का सामना किया अपने एलाइज को, इत्तेहादियों को इकट्ठे लेकर चलने में, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के हवाले से इलेक्शंस के रिजल्ट्स के नतीजे में उस पर भी कहा जा रहा है कि जी अब इख्तिलाफात जो असल नमूदार होंगे, सर्फेस करेंगे इन सियासी जमातों के दरमियान, वो पीएम के कैंडिडेट को लेकर होगा। कुछ इत्तलात ये है कि एस्टैब्लिशमेंट को शहबाज शरीफ साहब बतौर वजीर आजम सबसे अब तक के बेहतरीन वजीर आजम मुल्क के नजर आए हैं, और इफ फॉर द सेक ऑफ कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी अगर इन्हीं को आगे लेकर चला गया, पीपल्स पार्टी वुड योर पार्टी बी ओके विद इट? नो, मेरा बेसिक मौक़िफ़ यह है कि ये रिजल्ट्स जो हैं इन पे सारा डिपेंड करता है। मेरी जमात खुद, मेरी लीडरशिप खुद, जो हम चेयरमैन बिलावल को इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते हैं, उसके लिए हम एफर्ट्स भी करेंगे, उसके लिए इलेक्शन कैंपेनिंग करेंगे। जो कैंपेन करेंगे उसमें हम समझते हैं कि हमें लोगों से वज़ीर राय मिलेगी, पीपल्स पार्टी के अच्छे रिजल्ट्स लेके आएगी, लेकिन ये राइट हर जमात का बनता है। तो मैं समझता हूँ कि आज तक तो कैंडिडेट मेरी जमात का कैंडिडेट तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी है प्रीमियरशिप का। अगर कोई दीगर जमात का भी लीडर अगर एस्पायर करता है तो ही हैज गॉट दिस राइट। बट शहबाज शरीफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर पोस्ट इलेक्शंस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पॉइंट इज दैट विल डिपेंड अपॉन द रिजल्ट्स, लेकिन पॉइंट इज दिस कि जी वी आर एस्पायरिंग फॉर इट। मेरी जमात ये तवक्को करती है, उम्मीद करती है, ख्वाहिश भी करती है कि अगला प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हो। राइट, आप कहते हैं कि आपकी जमात जो वो एस्पायर कर रही है कि अगला प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो। मैं साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का जो हाल ही में उन्होंने इंटरव्यू दिया है MS एक इंटरनेशनल मीडिया को, उस हवाले को उनकी स्टेटमेंट को जरूर कोट करना चाहूंगी नैयर साहब, और आपका इस पे जरूर ओपिनियन चाहूंगी, आपकी राय चाहूंगी कि वो कहते हैं कि उन्होंने हवाला दिया गुज़िश्ता 2 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के टेन्योर का। उन्होंने कहा कि बड़ी एक ट्रांजिशन देखी, 2 हुकूमतें जो हैं वो चल रही थी और हम उम्मीद यही कर रहे थे कि डेमोक्रेसी से जमहूरियत मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, एंड वी वर मूविंग टुवर्ड्स दैट, और एक जेन्युइन डेमोक्रेसी का उन्होंने हवाला दिया उससे। लेकिन वो कहते हैं कि जी इस वक्त जो मुल्क में जो कुछ हो रहा है इट्स अ टोटल डिसमेंटलिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी, और वो कहते हैं कि ये इस वक्त सवाल ये नहीं है कि जो उनकी पार्टी के साथ हो रहा है उनके साथ हो रहा है, लेकिन एक टोटल डिसमेंटलिंग है जमहूरियत की, और जिसको उन्होंने अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ भी करार दिया है। आप अग्री करते हैं सर इस बात से? और जहां पर वो कहते हैं कि जी पहले अदवार में फौज को, एस्टैब्लिशमेंट को, जब वो पावर में नहीं होते थे लेकिन फिर भी वो कंट्रोल कर रहे होते थे लीवर्स फ्रॉम बिहाइंड, आपको लगता है कि अब ऐसा सिनेरियो नहीं है? देखिए ना जी, अगर कोई स्टूपिडिटी करता है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है और जमहूरियत को नुकसान पहुंचा के फिर कहता है इल्ज़ाम किसी दूसरे पे लगाता है, वॉज इट अ डेमोक्रेटिक एक्ट जब उन्होंने नेशनल असेंबली को डिसॉल्व किया लास्ट ईयर, जब उनके खिलाफ नो कॉन्फ्रेंस मूव हुआ था? क्या ये जमहूरी अमल था प्राइम मिनिस्टर का, उसके डिप्टी स्पीकर का, उस वक्त के प्रेसिडेंट का? तो दैट वाज अ स्टूपिड एक्ट जिसको अनडू किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। फिर खुद वो पशेमान हुए 2 असेंबलियां डिसॉल्व करके। उसका अपना चीफ मिनिस्टर कहता था कि पंजाब असेंबली डिसॉल्व ना करो।
तो वो सर्विस की जमहूरियत की कि जमहूरियत को इस मुल्क में नुकसान पहुंचाया उसने। और फिर सब्सिक्वेंटली जो 9 मई को जो इक़दामात उसकी जमात उसने या उनके पैरोकारों ने उठाए, वो मुल्क को इस्तेकाम देने के लिए था, जमहूरियत को इस्तेकाम देने के लिए था, या जमहूरियत को और जमहूरी इदारों को नुकसान पहुंचाने उनका ये अमल था। नैयर साहब, आपको लगता है कि 9 मई वाला जो वायलेंस था दैट विल हर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इवन मोर? दैट हैज ऑलरेडी हर्टेड। उसने उसका असल चेहरा सामने आ गया, कौम के सामने आ गया कि ये वो कितने मुहब्बे वतन है, वो रियासत का, रियासती इदारों का कितना एहतराम करते हैं, वो बानिए पाकिस्तान का कितना एहतराम करते हैं, वो उन शोधा का जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश किए। आज भी एक मेजर साहब का और एक सिपाही का जनाजा आज भी मैं देख रहा था। एक नौजवान लोग शहादत दे रहे हैं इस मुल्क में इस्तेकाम के लिए, इसके दिफा में। तो उनके साथ इनका क्या रवैया था, क्या तौहीन अमेज रवैया रखा इन्होंने इख्तियार किया। राइट, और ये आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी इनको हर्ट कर चुका है ये 9 मई के वाकयात, और ये फर्दर भी जिस तरह से कही जा रही है बात कि इनको फर्दर डेंट करेगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक थे, साबिक चेयरमैन सेनेट और मौजूदा मरकजी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद हाजिर होते नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। इस वक्त हमें ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रज़ा रूमी साहब, जिनसे हम जानेंगे जरा मवाजना आपके सामने पेश करते हैं 2018 का एक प्री इलेक्शन सिनेरियो, और अभी इस वक्त अगरचे जिस तरह से कहा जा रहा है कि 50 दिन के करीब रह गए हैं अब जब असेंबली अपनी मुद्दत मुकम्मल करे, और हम अगर अक्टूबर नवंबर तक भी इलेक्शंस में जा रहे हैं, तो मौजूदा सिनेरियो को देखते हुए और जिस तरह से एक साबिक वजीर आजम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो अपने हालिया इंटरव्यू में जिस तरह से कह रहे हैं कि जमहूरियत की डिसमेंटलिंग नजर आ रही है, चूंकि वो इस वक्त बहरहाल इक्तदार में नहीं है, लेकिन वो समझते हैं कि जी उनकी पार्टी के साथ और 170 के करीब जो है केसेस उनके खिलाफ, वो कहते हैं उस सवाल उसका नहीं है, लेकिन सवाल जमहूरियत का है, रूल ऑफ लॉ का है। सो इस हवाले से बात करेंगे। रज़ा रूमी साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रज़ा रूमी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पहला सवाल तो जरा नाजरीन के लिए, 2018 आप जानते हैं कि 2018 की जो प्री इलेक्शन जेरीमैंडरिंग थी, जिस वक्त नवाज शरीफ साहब कहते थे जी मुझे क्यों निकाला, आरटीएस बिठा दिया गया है, और इस वक्त 2023 में एक साबिक वजीर आजम वो इसी किस्म की जो है वो बात कर रहे हैं कि उनको निकाला गया, उनके साथ बड़ी ज्यादती की गई, उनके खिलाफ बड़े मल्टीपल केसेस जो है वो बना दिए गए हैं। डिफरेंस क्या देखते हैं आप तब के सिनेरियो में और अब के सिनेरियो में? देखिए, बदकिस्मती से आपको पता है कि उस वक्त जैसे हम कहते थे सियासी इंजीनियरिंग हो रही है, और जिस तरह से पीएमएलएन के लोगों को तोड़ा जा रहा था, वो टिकटों से इनकार कर रहे थे, पार्टी को छोड़े थे। आपको याद होगा जनूबी पंजाब में 30-35 जो की लोग थे पीएमएलएन के, वो छोड़ गए थे, और वो जौक दर जौक पीटीआई को ज्वाइन कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त एक पूरा हवा बन चुकी थी कि जी अगली बारी जो है वो इमरान खान साहब की है, वो आएंगे जो भी होगा, और नवाज शरीफ साहब को तो नाअहल कर दिया गया था ताहयात। तो हम ऐसी ही फजा देख रहे हैं कि यहाँ पे इस वक्त जो पीटीआई है वो कुछ शिकस्त का शिकार है। कुछ तो उसमें इंजीनियरिंग है यकीनन, लेकिन कुछ ऐसा भी हो रहा है कि वो जो उनके पीटीआई के अपने लोग हैं, उनके लिए 9 मई के वाकयात जो हैं, चंद लोगों के लिए वो जस्टिफाई करना या उनकी कोई एक्सप्लेनेशन देना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लीना देखिए ना, तो मसला ये कि आप जो भी कह दें कि जी वो साजिश थी, फॉल्स फ्लैग था, एजेंसियों के लोग आगे थे, इतना ज्यादा ऑडियो वीडियो एविडेंस है जो खुद ही नादान लोगों ने बनाया, शेयर किया, कि अब बुरी तरह फंसे हुए हैं। तो कुछ तो ये भी वजह है कि वो पीटीआई उस तरह से टूट रही है। अभी खान साहब का वो वाला काम तो नहीं हुआ जो नवाज शरीफ के साथ किया गया था 16 और 17 में, लेकिन हालात अनफॉर्चुनेटली उधर ही बढ़े हैं, और अब एक कंसेंसस दिखाई देता है कि अगले इलेक्शन में जो हमारे इमरान खान साहब हैं वो शायद उम्मीदवार नहीं होंगे। जी
राइट, बट रजा साहब, आप समझते हैं कि पीटीआई सस्टेन कर सकेगी इस तमाम प्रेशर को? देखिए, पीटीआई सस्टेन नहीं कर सकेगी। आपने देखा है ऑलरेडी कि पीटीआई के कितनी ज्यादा, कोई 100-125 के करीब उसके फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर छोड़ गए हैं पार्टी, उसके वोटर मौजूद है। पीटीआई खान साहब की जात को वोट देते हैं, वो बिल्कुल मौजूद है, उसमें खान साहब ठीक कहते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कैंडिडेट्स भी आपको चाहिए होते हैं। पाकिस्तान का बड़ा पेचीदा इलेक्टोरल निजाम है और उसमें एक शख्स के हाँ, अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो तो फिर वो और बात होती है। लेकिन अगर खान साहब खुद नहीं होंगे, कैंपेन नहीं करेंगे, तो फिर यकीनन उनका वोटर या तो मायूस होगा, निकलेगा नहीं। हम माजी में देख चुके हैं इस तरह पहले हुआ था। या ये कि वो किसी और कैंडिडेट को अपनी, जो देखिए लोकल लेवल के ऊपर भी लोगों को काम करवाने होते हैं, वो उनको वोट देंगे। तो इस इलेक्शंस में तो पीटीआई की सिचुएशन बहुत नागुफ्ता बे दिखाई दे रही है और बड़ा वाजे एक एज मिल रहा है पीएमएलएन को। बिल्कुल ये पहिया जो है घूम के 180 डिग्री पर आ गया है 5 साल के बाद। जी अच्छा, 5 साल के बाद आपने कहा कि पहिया पूरा घूम के वापस से उस तरफ आ चुका है। लेकिन दुबई में बड़ी मीटिंग्स हो रही है और दोनों जो सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी, वो अपने अपने तौर पे बड़ा कुछ समेटने के और बड़े सक्सेसेस गिनवा भी रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, अभी आपको पता, IMF की डील को भी लेके। लेकिन उससे पहले मुझे ये, आपने May 9 का जिक्र किया, 9 मई के जो सानिया था, जो वाकयात थे, उसने नेचुरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा डेंट जरूर पहुंचाया है, उनकी स्ट्रैटेजी। और जिस तरह से आपने भी मेंशन किया कि लोग जो हैं उनके टॉप टियर लीडरशिप में से लोग जिस तरह से उनको छोड़ छोड़ के गए हैं। पर आपको लगता है कि अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि इट्स नॉट अबाउट सेटलमेंट ऑफ द इशू, इट्स मोर अबाउट, मतलब कि जिस तरह की डिसमेंटलिंग नजर आ रही है जमात की, आप अग्री करते हैं इस चीज से? देखिए, मैं जी पार्शली मैं एग्री करता हूं। डिसमेंटलिंग बिल्कुल हो रही है। उसके पीछे आपको पता है कि देखिए अलीना, बात यह है कि आपने अगर किसी से टकराव करना होता है तो फिर तैयारी आपको करनी पड़ती है। ये कोई खाला जी का घर नहीं होता कि आप रियासत से टक्कर लें। तो उसके लिए आपके पास पूरा एक प्लान होना चाहिए, आपके पास कैडर्स होने चाहिए, लाखों लोग होने चाहिए जो अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो। खान साहब खुद तो जेल जाना नहीं चाहते। एक दिन वो जेल में गए थे, बलवा मचा दिया उनके सपोर्टर्स में, सर के ऊपर वो टोपी रखकर बाहर निकलते हैं बड़ी हिफाजत में वो। लेकिन खुद वो जेल जाते नहीं है तो लोगों को वो कहते हैं कि जेल में जाएं। वो आपने देखा होगा स्पेसेस में, इंटरव्यूज में, अपने वीलॉग्स में कह रहे हैं कि जी आपको गुलामी से बेहतर है कि आप मर जाएं। तो दूसरों के बच्चों को मरने की तरगीब दे रहे हैं। भाई ये क्या बात हुई? खुद तो जेल जाते नहीं। देखिए दुनिया की तारीख में गांधी जी हो, हमारे बाचा खान हो, और लीडर्स हो, शेख मुजीबुर रहमान हो, भुट्टो हो, बेनजीर भुट्टो हो, नेल्सन मंडेला, जिनकी मिसाल दी जाती है बार बार। लीडरशिप में तो फिर आपको, सियासत में तो ये कुर्बानियां देनी होती हैं, आपको दिखाना पड़ता है। तो अब लोग ये सवाल कर रहे हैं बहुत सारे, वो कहते हैं भाई खुद तो आप जाते नहीं है जेल में, खुद तो आप जेल से के लिए मुल्क में आग लगवाना चाह रहे हैं और हमें आप कह रहे हैं कि जेल भरो और कुर्बानियां दो। तो ऐसे ये चलता नहीं है मामला। रही बात कि ये जो आपने सवाल किया डिसमेंटलिंग वगैरह, देखिए मैं जाती तौर पे इसको अप्रूव नहीं करता, ना इंडोर्स कर सकता हूं। हाँ, क्योंकि हमारा एक क्लियर स्टांस है जमहूरियत पसंदी के हवाले से कि सियासी लीडर्स को, सियासी पार्टियों को सियासी मैदान में इलेक्शन के थ्रू शिकस्त दीजिए, ये हथकंडे मत इस्तेमाल कीजिए। लेकिन यहां पे मामला बहुत पेचीदा हो चुका है अलीना। वो और May 9 जो है ना, वो एक सेंट्रल इसमें इशू बन गया है। देखिए May 9 से पहले खान साहब को इक़्तिदार में वापस आने से कोई नहीं रोक पा रहा था। जज उनके साथ, जर्नैल उनके साथ, मीडिया उनके साथ, अवाम उनके साथ, तो कौन उनको रोक सकता था? अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारा जिसने भी उनको ये मशवरा दिया, जिसने भी ये करवाया। नादान दोस्तों से कहते हैं ना कि बचना चाहिए, दाना दुश्मन बेहतर होते हैं। तो नादान दोस्तों की नादानी में आकर वो उन्होंने ये काम किया, या कुछ लोग कहते हैं ट्रैप हुए, जैसा भी हुए, बक स्टॉप्स एट हिम। इसलिए ये एक बड़ा सीरियस इशू बन गया है। अब इस सूरत हाल में उनको पाकिस्तान की पावरफुल एस्टेब्लिशमेंट इजाजत नहीं देगी कि वो वापस इक़्तिदार में आए। इक़्तिदार में आना तो छोड़िए,
शायद वो सियासी मैदान में भी रहें। जी, तो आप कह रहे हैं कि वो शायद इक्तिदार में तो दूर की बात, वो सियासी मैदान में भी उनको अब ठहरने नहीं दिया जाएगा। और जिस तरह से उन्होंने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा है, आपको पता है एक पिटिशन भी उनकी तरफ से जा चुकी थी, वो जिस तरह से कहते हैं कि अनडिक्लेयर्ड मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज है, और जहां पर वो कहते हैं कि जी जमहूरियत तो दो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का हवाला देते हुए कि उस वक्त तमाम उम्मीदें ये थी कि एक हम जेन्युइन डेमोक्रेसी की तरफ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके और फिर हाइब्रिड सिस्टम का भी हवाला दिया उन्होंने। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि जी अब इस वक्त जो कुछ मुल्क में हो रहा है वो कहते हैं कि सवाल ये नहीं है कि उनकी पार्टी के साथ या उनके साथ क्या हो रहा है, सवाल ये है कि जिस तरह से मुल्क के फ्यूचर के साथ जो है वो उसके साथ क्या हो रहा है और जो डेमोक्रेसी की डिसमेंटलिंग हो रही है। आपको लगता है अगर उनके साथ ये सिनेरियो नहीं होता और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी और दीगर जो सियासी जमातें वो जो एलिगेशंस लगाती है कि जो प्लान था इनका 10 साल तक के लिए, अगर उसी निजाम के तहत मामला चल रहे होते तो ये सिनेरियो भी ना देखना पड़ता और ना वो कभी रियलाइज करते इस चीज को कि किस तरह से मैनूवरिंग की जाती है, किस तरह से सपोर्ट किया जाता है। देखिए जी, बिल्कुल उनको खान साहब खुद सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं हाइब्रिड निजाम के, ना सिर्फ बेनिफिशियरी हैं बल्कि उसके पोस्टर बॉय हैं। अगर आपने किसी म्यूजियम में एग्जीबिशन करनी हो या किसी टेक्स्ट बुक में आपने लिखना हो कि डिफाइन हाइब्रिड सिस्टम, तो उसमें खान साहब की पूरा तस्करा आ जाएगा। क्योंकि आप देखिए कि 2017-18 में क्या हो रहा था, कुछ तो मैंने आपको पहले जिक्र कर दिया। अब आगे भी आप देखें कि क्या हो रहा था कि जब वो इक़्तिदार में आगे वो खुद कहते थे कि जनरल बाजवा से ज्यादा जमहूरियत पसंद आर्मी चीफ नहीं है। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि ISI मेरे फोन टेप करती है इसलिए कि मैं ईमानदार हूं और मेरी सिक्योरिटी के लिए करती है। आज वो उसी ऑडियो लीक्स के ऊपर खफा होते हैं। पूरा वो बयानिया खुद बना रहे थे, क्योंकि अगर उनके हक में हाइब्रिड हो तो वो हलाल है, उनके हक में हाइब्रिड ना हो तो वो हराम है। बात यह कि पाकिस्तान हाइब्रिड सिस्टम पाकिस्तान की रियलिटी है, ये अभी नहीं बना और खान साहब से पहले का एग्जिस्ट कर रहा है। ये हमारे यहाँ 1988 में जब जनरल ज़ियाउल हक की वफात के बाद जमहूरियत आई, 1988 से आज तक एक हाइब्रिड जमहूरियत ही आती है जहां पे पावर शेयरिंग होती है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी खुशी कभी गम, वो वाला काम होता है। लेकिन खान साहब ने उसको सेलिब्रेट करके उसको लेजिटिमाइज किया। बाकी जो थे लीडर्स, बेनजीर साहिबा, नवाज शरीफ साहब, वो कहते थे कि भाई हमें काम नहीं करने दिया जाता, शुरू से कहते थे, इक़्तिदार में कहते थे, बाद में कहते थे। खान साहब जो है ना बड़ी वो शो मारते थे कि जी देखो मैं तो ये 1 पेज पे हूं, मेरे पीछे इधर जनरल फैज है, इधर जनरल बाजवा है और कोई नहीं मुझे रोक सकता। और फिर खुद ही उन्होंने मामलात खराब करके उनके साथ फड्डे लिए, अजीबो गरीब चीजों पे मामला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे पहुंचा और अब सारा कुछ रिवर्स हो गया है। अब फौज बुरी है, जर्नैल बुरे हैं, मुल्क में मार्शल लॉ है, मुल्क में हाइब्रिड निजाम है, जाके मिलिट्री की तंजीबात के ऊपर मुजाहरा भी करना। उन्होंने खुद एडमिट किया है कि मुझे रेंजर्स ने चूंकि गिरफ्तार किया तो इसलिए मेरे जो लोग हैं वो जाके फौज के खिलाफ ही वो एहतजाज करते हैं। आपको याद होगा अलीना कि मरियम नवाज साहिबा कराची में ठहरी हुई थी, वो और उनके शौहर, कि जब एक होटल का दरवाजा तोड़कर, बिल्कुल, और उसमें भी रेंजर्स इन्वॉल्व थे, आपको याद होगा। और क्या उन्होंने ये किया कि मरियम नवाज या उनकी पार्टी ने जाकर कराची में रेंजर्स के हेडक्वार्टर के बाद रोड़े मारे हो या पेट्रोल बम फेंके हो? बिल्कुल नहीं साहब, मतलब इट्स अ रिपीट, अनफॉर्चुनेटली इट्स अ रिपीट ऑफ ऑल द इवेंट्स दैट हैव हैपेंड ड्यूरिंग हिज रिजीम। अनफॉर्चुनेटली वो उसको एडमिट नहीं करेंगे, लेकिन ये तमाम चीजें ओपोनेंट्स के साथ, तमाम जो सुलूक अब उनके साथ हो रहा है, यही कुछ उनके दौरे हुकूमत में भी देखने में आया। लेकिन अब लास्ट में दुबई ये मीटिंग्स के हवाले से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, कुछ कहा जा रहा है कि जी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट को लेके अब शायद इनमें जो इख्तिलाफात है वो खुल के सामने आना शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि आपको नजर आ रहा है कि बड़ी लॉबिंग कर रही है बिलावल भुट्टो साहब के भी हवाले से, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो अभी IMF की ये जो मुआहिदा, अगरचे आर्जी मुआहिदा है और बड़े डिले के साथ हुआ है, लेकिन उसको बड़ा सेलिब्रेट कर रही है। यू थिंक अवाम में ये सब चल सकेगा और इनके आपसी इख्तिलाफात वो खुल के सामने आएंगे? जी, इनकी आपस में इख्तिलाफात बिल्कुल हैं और रहेंगे। वह सियासी पार्टियां हैं, मुख्तलिफ सोच की हामिल हैं, लेकिन अभी वो इकट्ठे हैं अलीना उस वक्त तक जब तक कि इमरान खान साहब का कोट अनकोट बंदोबस्त नहीं होता। यानी कि इस वक्त उनका जो कॉमन राइवल है सियासी मैदान में
इंतखाबी मैदान में जब तक वो समझते हैं कि वो कमजोर नहीं होगा, उस वक्त तक ये लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। दूसरी ये बात है, आप ये ना भूलिए कि इसकी एक हिस्ट्री भी है। मिसाके जमहूरियत हुआ था 2006 में, बीच में इनकी लड़ाई फड्डे होते रहे, छोटी मोटी वायलेशंस ये करते रहे, लेकिन तब तक उस वक्त से अब तक बाय एंड लार्ज ये साथ ही रहे हैं। इन्होंने एक दूसरे को डिस्टेबलाइज नहीं किया जैसे कि बेनजीर के जमाने में 1980 90s में किया करते थे। तो अभी तो वो बिल्कुल साथ हैं। और ये जो आप पूछ रहे हैं कि वज़ीर आज़म, बिल्कुल बिलावल की लॉबिंग हो रही है, और बिलावल जो है वो देखिए वो एक उभरते हुए क्या उसको बोलते हैं नेशनल लीडर भी हैं। जिस तरह से उनकी कारकर्दगी है एज अ फॉरेन मिनिस्टर वो अच्छी है, उनके मुखालिफिन भी तारीफ करते हैं। लेकिन असल बात यह है कि यहाँ पे इक्तदार का रास्ता पंजाब से होता है। ये इंतखाबी मैदान में पंजाब में सीटें कौन सी पार्टी लेगी, तो वो दो ही पार्टी हैं, वो नून और या पीटीआई है। इन दोनों के दरमियान मुकाबला। पीपीपी अभी सेंट्रल पंजाब में वो अपना मकाम खो चुकी है, उसको रिवाइवल। साहब, पीपल्स पार्टी को क्या प्रोस्पेक्ट्स आगे नजर आ रहे हैं, जो इतनी कॉन्फिडेंटली पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी नंबर्स डिसाइड करेंगे किसका कैंडिडेट होगा। अभी ब्रेक से पहले हम नैयर बुखारी साहब से बात कर रहे थे। नैयर बुखारी साहब ने कहा, मैंने सवाल बल्कि किया कि नंबर्स को ही अगर देखते हुए और जिस तरह से एक सिनेरियो दिया जा रहा है, कुछ इतलात हैं कि परहैप्स एस्टैब्लिशमेंट को भी शहबाज शरीफ साहब बतौर वजीर आजम उनके लिए एक एक्सेप्टेबल कैंडिडेट है। अगर उन्हीं को कंटिन्यू किया जाता है, टू व्हिच नैयर साहब सेड बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, अब नंबर्स डिसाइड करेंगे, तो पीपल्स पार्टी को कुछ आपको लगता है कि बगैर किसी कमिटमेंट के ऐसे कुछ दिखाई नहीं दे सकता? देखिए दो तीन स्ट्रेटजीज हैं जरदारी साहब की। एक तो ये कि जनूबी पंजाब में उनका ख्याल है कुछ सीटें निकाल लेंगे, चंद एक सीटें। उसके अलावा पीएमएल-क्यू के साथ वो इत्तेहाद कर लेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसके साथ भी उनकी डील हो सकती है। सिंध में तो उनको सीट्स पूरी की पूरी ही मिलेंगी, अभी तक उनका कोई राइवल नहीं है पीपीपी का। मैं देही सिंध की बात कर रहा हूं। शहरी सिंध में भी आप देखिए कि कराची में जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने लोकल बॉडीज के इलेक्शंस में परफॉर्म किया है, उनका मेयर भी आ गया है, तो कराची में भी अच्छी खासी सीटें, अगर वहां से भी कुछ सीट्स निकालते हैं तो पीपीपी बिलावल का एक कोलिशन गवर्नमेंट को लीड करने का चांस बिल्कुल बन सकता है। मगर और मैं जाती तौर पे चाहता हूं कि मुल्क में फ्रेश चेहरे आने चाहिए, नौजवान लोगों को आगे आना चाहिए, ये नौजवानों का मुल्क है। मगर बात यह है कि इस वक्त जो पंजाब में इंतखाबी सूरत हाल बनेगी, सेंट्रल और अपर पंजाब की 100 सीटें हैं 144 में से। 100 सीट्स के ऊपर जो है वो असल डिटर्मिनिंग फैक्टर होगा। अगर पीटीआई का ये जो सूरत हाल बन रही है और इमरान खान की जो सूरत हाल बन रही है, तो इसमें तो नून लीग का जीतने का एक बड़ा वाज़े इम्कान है। और जब उनके पास सीट ज्यादा होंगी तो फिर उनको कोई हुकूमत बनाने से नहीं रोक सकता। कोलिशन बनेगी। आई एम श्योर कि जरदारी साहब को भी वो कुछ ना कुछ देंगे, पीपीपी को भी देंगे अपनी कोलिशन में। और मुझे तो यही लग रहा है कि इस वक्त मियां नवाज शरीफ, अगर अदलिया ने उनका रास्ता ना रोका तो वो मुल्क के अगले वजीर आजम होंगे चौथी बार, अगर सब मामला ठीक रहे इलेक्शन तक। जी, अगर सारे मामला ठीक रहे इलेक्शंस तक, तो आप कह रहे हैं चौथी बार मियां नवाज शरीफ साहब आपको वजीर आजम बनते दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू सो मच रजा रूमी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का हमें ज्वाइन। सीनियर सहाफी तज्जियाकार रजा रूमी साहब इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि पंजाब में अगरचे जो सिनेरियो इस वक्त देखा जा रहा है उसमें अपोजिशन जो है वो मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजबूत नजर आती है। और जो कुछ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है, ऐसे सिनेरियो में तो नेचुरली नून लीग का पलड़ा जो है वो फिर भारी दिखाई देगा। लेकिन पीपल्स पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट है इस हवाले से कि वो कह रहे हैं कि जी उनको सीटें भी जरूर मिलेंगी, उनको अवाम की हिमायत भी उनको हासिल होगी। लेकिन किस तरह से वो अपने लिए कामयाबियां समेट सकेंगे, क्योंकि एज ऑफ नाउ आईएमएफ की डील होने पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बहुत सेलिब्रेट कर रही है, और जो कि एक मलबा उनके ऊपर था भी, और सबसे ज्यादा वो कहते थे सियासी कैपिटल भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से लगाया गया है। जो कॉस्ट वो बेयर कर रहे थे वो कितना अवाम में, और वो क्या लेकर जाएंगे, क्या सिनेरियो डेवलप होगा, अब ये अवाम ही फैसला करेंगे। और ताकत का मेवर चूंकि अवाम ही को कंसिडर किया जाता है, लेट्स सी अवाम आने वाले इलेक्शंस में क्या डिसाइड करते हैं। प्रोग्राम की टीम अलीना शिकरी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।